हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुशीला, कन्या महाविद्यालय खरखोदा। आज हमारा टॉपिक है मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत। ये हमारी थ्योरी है जो हमने इंटेलिजेंस का टॉपिक शुरू कर रखा है। उसके अंदर 3 थ्योरियों पर हमें चर्चा करनी है। तो ये उनमें से पहली थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसे आप बहुबुद्धि भी कह सकते हैं या फिर बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत भी कह सकते हैं। यह सिद्धांत गार्डनर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व न होकर भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है और प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। यानी कि जो गार्डनर चिंतक हुए थे, जो भी मतलब मनोवैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में कई प्रकार की प्रतिभाएं, कई प्रकार की बुद्धियां देखने को मिलती हैं और सारी की सारी बुद्धियां एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। गार्डनर के अनुसार किसी समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां आपस में अंतःक्रिया करते हुए साथ साथ कार्य करती हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई समस्या हमारे सामने आती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। पहले भी हमने एक बार चर्चा की थी कि जब भी जैसे हर फील्ड के वैज्ञानिक अलग अलग होते हैं, लेकिन कई बार हमारे सामने ऐसी विकट समस्या आ जाती है कि किसी एक फील्ड के वैज्ञानिक के बस में वो नहीं होती, उसके बस की बात नहीं होती उसको सोल्व करना। तो क्या करते हैं, सारे के सारे फील्ड से जो वैज्ञानिक हैं वो कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं उस दिशा में। इसी तरह अगर हमारे सामने कोई समस्या आती है और समस्या ऐसी है कि किसी एक बुद्धि से, एक प्रतिभा से हम उसका निराकरण नहीं कर पाते, तो ये हमारी सारी बुद्धियां एक साथ मिलकर कार्य करती हैं, अंतःक्रिया करती हैं आपस में। गार्डनर ने बुद्धि के कुछ प्रकार बताए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। पहला, भाषागत बुद्धि। भाषागत नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भाषा से रिलेटेड होगी, लैंग्वेज से रिलेटेड होगी। तो भाषागत बुद्धि से विचारों को प्रकट करने तथा दूसरे के विचारों को समझने हेतु प्रवाह के साथ भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब भी हम अपने आप को किसी के सामने अभिव्यक्त करते हैं, दूसरे के विचारों को समझते हैं, तो एक तरीके से भाषा का फ्लो उसमें ज़रूर रहता है। और एक तरीके से जब भाषागत बुद्धि है किसी के पास, तो उसे शब्दों से भी अच्छे से खेलना आता है। यानी कि शब्दों पर भी उसका पूर्णतः अधिकार होता है। वो किसी भी तरह से अपने शब्दों को घुमा फिरा कर कैसे भी एडजस्ट कर सकता है। इस बुद्धि की निपुणता वाले व्यक्तियों में शब्द कुशलता पाई जाती है। जैसे लेखक होते हैं, कवि होते हैं, यानी कि शब्दों को कहाँ किस तरीके से किस वे में प्रयोग करना है वो अच्छी तरह जानते हैं, भली भांति उस पर उनके साथ खेलना वो जानते हैं। तो ये भाषागत बुद्धि है जो पूरी तरह से शब्दों पर जिसका अधिकार हो जाता है। तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक यानी कि तर्क वितर्क करना, किसी वस्तु के बारे में, किसी समस्या के बारे में, किसी भी मुद्दे पर। और गणितीय बुद्धि यानी कि जो गणितीय संकल्पनाएं होती हैं। जिन व्यक्तियों में यह बुद्धि ज़्यादा होती है वे तार्किक तथा आलोचनात्मक चिंतन कर सकते हैं। यानी कि तर्क वितर्क द्वारा या समीक्षात्मक चिंतन द्वारा किसी भी समस्या को वो सुलझा सकते हैं। इसमें जिनके पास ये बुद्धि होगी उनमें से उदाहरण देख सकते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वो उनमें तार्किक योग्यता, गणितीय योग्यता उनमें ज़्यादा होती है। अगला है देशिक बुद्धि। यह मानसिक बिंबों को बनाने, उनका प्रयोग करने तथा उनमें मानसिक धरातल पर परिमार्जन करने की योग्यता है। एक तरीके से माइंड का खेल है ये सारा का सारा। मस्तिष्क में हम दृश्यमान बिंब बनाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम कार्य करते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे विमान चालक है, एग्जाम्पल हमने लिए हैं, विमान चालक है, मूर्तिकार है। तो एक विमान चालक जब विमान चला रहा होता है तो अगर कोई समस्या उसके सामने आती है, किस एंगल में उसे अपने विमान को उड़ाना है, किस एंगल में वो सेफ रहेंगे, किस तरीके से, ये सारे के सारे वो मानसिक बिंब बना लेता है और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना कार्य करता है। तो इस बुद्धि में दृश्यात्मक, स्थानात्मक संसार को शुद्ध रूप से समझने में मदद मिलती है। सब मेन पॉइंट यही है इसमें कि सारा का सारा जो मस्तिष्क का खेल है, सारा का सारा माइंड का खेल है, माइंड के अंदर ही प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जाती है, उसमें दृश्यात्मक बिंब बना लिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर काम कर लिया जाता है। संगीतात्मक बुद्धि यानी कि संगीत से रिलेटेड।
जो संगीतिक अभिरचनाएं हैं उनको उत्पन्न करना, उनका सर्जन करना, उनको बनाना, ये जो क्षमता है ये संगीतात्मक बुद्धि कहलाती है। जैसे संगीतकार होते हैं, गायक होते हैं, कौन सी धुन कंपोज करनी है, कौन सी धुन बनानी है, ये सारा जिसके पास ये बुद्धि है वो वही कर पाता है, प्रत्येक मनुष्य इसको नहीं कर पाता। एक बात यहाँ हमारा ये पॉइंट रह गया था, तो जो ये बहुबुद्धि के विषय में जो भी गार्डनर ने बातें कही हैं, तो इन्होंने ये बातें अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में कही हैं। तो ध्यान रखना है, गार्डनर की बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड, और उनमें उन्होंने बहुबुद्धि के बारे में चर्चा की है। आगे, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि किसी वस्तु अथवा उत्पादन के निर्माण के लिए अथवा मात्र शारीरिक प्रदर्शन के लिए संपूर्ण शरीर अथवा उसके किसी एक या एक से अधिक लोच तथा पेशीय कौशल की योग्यता शारीरिक गति संवेदी कही जा सकती है। लंबा पॉइंट होगा, लेकिन इसको शॉर्ट में समझे कि जो हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारे शारीरिक अंगों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी काम को करने में या हमें केवल अपने शारीरिक प्रदर्शन करना है, उसमें हमें कोई ऐसी अपनी लोच का प्रदर्शन करना है, तो वो हमारी शारीरिक गति संवेदी कहलाती है। इसको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे धावक होते हैं, दौड़ने वाले होते हैं, या नाचने वाले नर्तक या नर्तकी होती हैं, या जिम्नास्टिक से जुड़े हुए होते हैं, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं, जिस चीज़ से रिलेटेड वो कार्य कर रहे हैं, नाचने वाले हैं तो नृत्य से रिलेटेड जहाँ जहाँ जिस अंग को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो ये उससे रिलेटेड बुद्धि है। अब जिम्नास्टिक आपने बहुत सारे देखे होंगे, कई तो ऐसे ऐसे करतब दिखा जाते हैं कि सोचना भी मुश्किल होता है। बिल्कुल हाथों को बैक ले जाके हाथों में से हाथों को निकाल देते हैं, गर्दन को मोड़ देते हैं। तो ये बुद्धि भी सब में नहीं होती, ये फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए इसके लिए, जो किसी किसी में होती है। अंतःवैयक्तिक या अन्य बुद्धि, अंतःवैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस है, इस योग्यता में मनुष्य दूसरे व्यक्तियों की अभिप्रेरणाओं, उद्देश्यों, भावनाओं तथा व्यवहारों को समझते हुए उनके साथ मधुर संबंध बनाता है, यानी कि इंटर रिलेशन स्थापित करता है। एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, कैसे सामंजस्य बनाना है, कैसे समायोजन करना है, इन चीज़ों से रिलेटेड वो व्यवहार करता है। जैसे मनोवैज्ञानिक है या परामर्शदाता है, यानी कि इनको क्या करना है, समाज के लोगों के लिए ही कार्य करना है, परामर्श देना, तो अपने आप को तो देंगे नहीं, दूसरे ही व्यक्तियों को वो परामर्श देते हैं। तो किस तरीके से उनसे संबंध स्थापित करना, उनके साथ सामंजस्य बिठाना, तालमेल बिठाना, उनके साथ समायोजन स्थापित करना है, ये सारा इसी बुद्धि के अंतर्गत आता है। अब है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, वो थी हमारी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, और ये है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के अनुसार व्यक्ति को अपनी शक्ति तथा कमजोरियों का ज्ञान होता है। वो थी समाज में लोगों के साथ व्यवहार करने वाले, लेकिन ये है उसको व्यक्ति को खुद अपनी ही शक्तियों का, अपनी ही कमजोरियों का ज्ञान लेना होता है, और फिर इस ज्ञान को वह सामाजिक अंतःक्रिया में उपयोग करके दूसरों के साथ संबंध स्थापित करता है। उसे पता है मेरे अंदर क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, इस आधार पर फिर वो लोगों से इंटरेक्ट कर पाता है। एक चीज़ और, एक नोट और ध्यान दीजिए कि गार्डनर ने सबसे पहले 7 बुद्धि का सिद्धांत दिया था। जो अभी हमने ऊपर 7 बुद्धियों के बारे में चर्चा की है, तो सबसे पहले गार्डनर ने इन्हीं 7 बुद्धियों का सिद्धांत दिया था। तो इस सिद्धांत को हम 7 बुद्धि सिद्धांत भी कह सकते हैं। लेकिन उसके पश्चात 1998 में संशोधन किया गया, और उसमें एक और बुद्धि जोड़ी गई, प्रकृतिवादी। और उसके पश्चात भी 2000 में फिर से संशोधन करके एक और बुद्धि जोड़ दी गई, अस्तित्ववादी। यानी कि अब टोटल कितनी बुद्धियां हो गई, 9 बुद्धियां हो गई हैं। तो अब इन 2 जो बची हुई, जो 1998 में और 2000 में जोड़ी गई थी, इन बुद्धियों पर भी हम चर्चा करेंगे। इसमें है पहली प्रकृतिवादी बुद्धि, जो 1998 के संशोधन से जोड़ी गई थी। प्रकृतिवादी यानी कि प्रकृति से रिलेटेड। इस बुद्धि का तात्पर्य प्राकृतिक पर्यावरण से हमारे संबंधों की पूर्ण जानकारी है। यानी कि जो छोटी छोटी चीज़ें हम देखते हैं, प्रकृति से जोड़कर देखते हैं, उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म अंतर हम कर पाते हैं, छोटी छोटी बातों को जान पाते हैं, वो हमारी प्राकृतिक बुद्धि ही है, प्रकृति से रिलेटेड बुद्धि ही है कि हम उसके सौंदर्य की तरफ आकर्षित होते हैं, उसके जो विभिन्नताएँ उसमें देखने को मिलती हैं उस पर हम चर्चा करते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उसकी तरफ खींचे जाते हैं। ये हमारी
प्रकृतिवादी बुद्धि है। उदाहरण ले सकते हैं शिकारी का, किसान का, पर्यटक का। किसान जो प्रकृति से रिलेटेड, फसलों से रिलेटेड हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देता है। शिकारी प्रकृति के रहने वाले जीव जंतुओं की तरफ आकर्षित होता है। पर्यटक जो सौंदर्य की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये प्रकृतिवादी बुद्धि की वजह से ही है। अंतिम बुद्धि सिद्धांत है हमारा अस्तित्ववादी बुद्धि। इस बुद्धि के द्वारा मनुष्य छिपे हुए रहस्यों जैसे कि जिंदगी, मौत, भूत प्रेत, जो ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जिसको, जो गूढ़ रहस्य हैं, छिपे हुए हैं, यानी कि हमारे समक्ष नहीं है, प्रत्यक्षता एकदम से है, उनके उत्तर हमें नहीं मिल पाते, तो उनको जानने की हम कोशिश करते हैं इस बुद्धि से। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कई बार ऐसी प्रश्न उठते होंगे कि हम मरने के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है। तो वो प्रश्न हमारे मन में क्यों उठते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये बुद्धि है, ये प्रतिभा है इसके बारे में सोचने के लिए। लेकिन ये था गार्डनर का सिद्धांत, जो बहुबुद्धि सिद्धांत था या बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत था। लेकिन इसमें कुछ दोष भी हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। इसे वैध नहीं माना जाता है। गार्डनर के इस सिद्धांत को, बहुआयामी सिद्धांत को वैलिड नहीं माना जाता है और शोधाधारित सिद्धांत नहीं है, ये रिसर्च के लायक नहीं है। ये बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं, जिनको अलग अलग बुद्धि नाम दिया गार्डनर ने। ये केवल हमारी मानसिक प्रतिभाएं हैं जो बुद्धि के अंदर ही विद्यमान रहती हैं। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं, यानी कि जो भी ये सिद्धांत गार्डनर ने दिया है इसका कोई भी ऐसा आधार है ही नहीं जिसको हम अनुभव करके और उस आधार पर ये सिद्धांत बनाया गया हो। तो ये था सारा का सारा बहुआयामी सिद्धांत या बहुबुद्धि सिद्धांत बोल सकते हो, या आप इसको सात बुद्धि सिद्धांत भी बोल सकते हो। हालांकि इसके अंदर हम 9 बुद्धियों की चर्चा करते हैं।